Assalamu alaikum. I myself Kutsia, lecturer of pharmaceutics from King Taj College गोजरा। आज हम हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई है, अब आपने इसको हैंडल कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने जब भी इसको करना है, आपने हैंडल करना है, इसको हमेशा प्रोफेशनल मैनर में करना है, ताकि आपकी इमेज जो है वो डॉक्टर और पेशेंट दोनों के सामने आँखों में अच्छी बने। अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए आपको अच्छी तरह से उसे करनी है, और इसके लिए जो स्टेप्स कंप्राइज़ करते हैं उसमें रिसीव कैसे करनी है आपने, उसकी डोज़ेज कैलकुलेशन कैसे करनी है, कंपाउंडिंग, फिनिशिंग और प्राइसिंग, एंड देन डिलीवर करना है जो पेशेंट को, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपने रिसीव की है फ्रॉम पेशेंट एज वेल एज फ्रॉम एनी स्टाफ, और यानी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन कोई भी हो उससे आपने की है। ये आपने अगर पेशेंट से या किसी से भी रिसीव करनी है, उसको आपने कल्चरली मैनर में, प्रोफेशनल मैनर में करना है। अगर आपको डॉक्टर या किसी भी आपको प्रोफेशनल की तरफ से आपको वर्बल ऑर्डर मिला है, तो सबसे पहले आपने उसको लिख लेना है आप लोगों ने, ताकि वो दोबारा आपको भूल ना जाए। बिकॉज़ आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में, पैरामीटर के बारे में या कुछ भी भूल सकते हैं, तो उसको फ़ौरन आप लिख लीजिए ताकि बाद में आपको इनकन्वीनियंस ना हो। उसके लिए सबसे पहले आपने रीड करना है। आप लोगों को अगर रिटन फॉर्म में आई है तो आपने देखना है। आपने देखना है कि क्या वो दवाइयाँ जो आपस में लिखी गई हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। फिर उसको केयरफुली देखें ना, सबसे पहले आप उसको रीड करेंगे टॉप टू बॉटम। उसके बाद जब आप उसको रीड करेंगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि कौन-कौन सी इसमें दवाएँ हैं और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। एंड कुछ देखें, दवाएँ जो होती हैं एक दूसरे की एंटागोनिस्टिक्स होती हैं, ठीक है? यानी काम नहीं सही तरह से करती, तो आप लोगों ने उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है। अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा, तो आपने ये नहीं करने बैठ जाना है कि उसको आपने गेस किया और गेस करके आपने दवाई दे दी। देखें, गैस करने से आप उसे दवाई गलत भी दे सकते हैं। उसके देखें, उसके आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। 2 तरह के हो सकते हैं इफ़ेक्ट्स। एक तो ये कि आपने जो दवा उसे देनी है दवाई, वो उसको मिली ही नहीं, और सेकंड ये कि जो दवा आप उसे गलत चीज़ से दे रहे हैं उसके आपके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। एक्टिव इंग्रीडिएंट्स होते हैं बहुत सारे, वो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक तो चलो डिज़ीज़ के लिए दिया जा रहा है और आप उसको डिज़ीज़ में इसमें दे रहे हैं और फिर पता चले आपकी यही बीमारी को बढ़ा दे। फिर आपने चेक, ये अब वहाँ पे रीड आपने ध्यान से कर लिया, अब उसमें चेकिंग, जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें आपने चेक करना है कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, यानी कहीं ये आपस में एक जगह से इंटरेक्ट तो नहीं करेंगी मेडिसिन आपके स्टमक में या कहीं पे भी, या ड्यूरिंग अगर प्रिपेयर करना है अपने को सोल्यूशन, तो उसमें भी तो ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ही कर जाएं। या फिर आपने ये देखना है कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक तो नहीं है, यानी एंटागोनिस्टिक होते हैं एक दूसरे के मुखालिफ, ठीक है? अगर एक काम करेगी तो दूसरे से काम ही नहीं करने देगी। या फिर ये कि वो आपकी बॉडी में जाके एंटागोनिस्टिक होती है, एक अब्जॉर्ब दूसरी को होने ही नहीं देती आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में। आप उनको रिमूव करेंगे, और इसके लिए आपने खुद रिमूव नहीं करना, आपने उस कंसल्टेंट से, जो फिजिशियन है उससे जाके कहना है कि ये दवाइयाँ एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हैं, ठीक है? तो इसका बताएं कि इसका, या तो आप इसके ऑल्टरनेटिव देखें, या फिर आप इस मेडिसिन को, इसमें सोल्यूशन बनाना है तो इसमें तो हो नहीं सकता, तो आप किसी और तरह से इसको करें। या फिर अगर आप ऐसा है, या फिर इसकी औकात चेंज कर दें, आपने ये जाकर फिजिशियन से बात करनी है। नाउ द डोजेज कैलकुलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। जो डोज आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको ध्यान से देखना है। 250 है, 50 है, या 500 है, या 1000 mg है, उसको ध्यान से देखते हुए उसको वे करना है। उसको उतनी डोज में, या तो अगर टैबलेट्स पड़ी हैं तो उसी डोज में दे देना है, वरना आपको फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं, फॉर्मुलेशन करनी पड़ती है। और साथ में ये देखें, आपको जो लिखी गई डोज हैं वो बनाना तो आसान ही है, लेकिन अगर बच्चों के लिए दवाइयाँ देनी है और आपको कहा गया है कि सोल्यूशन बनाएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपको उसके लिए फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, डोज शुड बी कैलकुलेटेड सेफली एंड वेरीफाइड विद द फार्मासिस्ट। उसको पहले सेफली बनाना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोज को एडमिनिस्ट्रेट करना, क्योंकि अगर आप चिल्ड्रन है उसके लिए उसकी जो फंक्शनल डोज है हम एडल्ट को देखते हुए ही कंपेयर करते हैं, लेकिन उसको
कुछ प्रोफेशनल वे या कुछ फ़ॉर्मूलाज़ को इस्तेमाल करते हुए हम चिल्ड्रन की डोज़ को करते हैं। क्यों? वो एक तो उनके सेल ही बहुत थोड़े होते हैं, एक उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, तो उन्हें दवाई कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। उसके लिए हम 4 जो हैं वो रूल इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक है यंग्स रूल, काउंटिंग स्केल या क्लैरिक्स रूल्स या फ्राइड स्केल। उसमें देखें जी, सबसे पहले जो हम यंग्स रूल पढ़ेंगे, इसमें है, इसका फार्मूला ये है कि चिल्ड्रन की डोज जो है उसमें उसकी एज ईयर्स में या साल में उसकी उम्र देखनी है, उसको अडल्ट डोज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और साथ ही साल में उसकी उम्र को साथ जमा कर देना है 12 के साथ। जो इस कैलकुलेशन के नतीजे में आपकी डोज निकलती है वो आपकी बच्चे की डोज होगी। जैसे मैं कहती हूँ 8 साल का बच्चा है, मैंने उसको डोज देनी है, 8 साल यहाँ डाला, 8 साल यहाँ पे, अडल्ट की डोज सपोज मैंने 500 ली है, तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ सारी फॉर्मूला में डाल के तो 200 बन जाएगी। 8 साल के बच्चे के लिए मैंने 200 mg की डोज देनी है। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने इस फॉर्मूला में जब सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली तो मेरे पास डोज आ जाएगी, मैंने इसको इतनी डोज में देनी है। काउंटिंग स्केल में भी सेम उसी तरह से उसकी एज को ईयर में देखेंगे, उसको 2 से प्लस कर देंगे, 24 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी अडल्ट डोज के साथ, तो हमारे पास उसकी कंपेरेटिव आ गई ना कि कितने कंपेरिजन में हमने उसको डोज देनी है। अब हम यहाँ पे क्लैरिक्स रूल देखेंगे। क्लैरिक्स रूल्स में भी यही होता है कि चिल्ड्रन की डोज को अब उसका वेट में आएगा, पाउंड में कितना वेट है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बड़े अंडर वेट से होते हैं, तो एज नहीं, आप लोग उसका वेट देख लेते हैं, या ओवर वेट भी होते हैं, तो उसको पाउंड में वेट लेके फिर हम उसको 150 पे डिवाइड करेंगे और अडल्ट डोज के साथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से फ्राइड रूल्स में भी एज मंथ्स में देखी जा रही है, यानी छोटे इन्फेंट्स हैं या बच्चे हैं उनकी मंथ्स में एज को देखते हुए से 150 पे डिवाइड करेंगे और अडल्ट डोज के साथ कंपेयर करके हम उसकी डोज निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं जी कंपाउंडिंग की तरफ। कंपाउंडिंग देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपाउंडिंग एक तो ये है कि आपने उसके यूनिट्स बनाने हैं, उसकी ग़िज़ा कितनी इसकी टाइम देनी है, ये हो गया, उसके कंपाउंड बना लिए। दूसरा ये कि उसको किस फॉर्म में देना है, ये। अब आपने जब कंपाउंडिंग करनी है दवाई की तो आपने प्रॉपर अच्छी तरह से जो है वो रीड करना है। फार्मासिस्ट ने रीडिंग और चेकिंग को अच्छी तरह करना है कि उसमें किसको, आपकी प्रिस्क्राइब्ड जो आपकी लिस्ट है उसको, फिर उसको फॉलो करते हुए अपने मेडिसिन के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो डब्बे निकाल लें, क्योंकि आप लोगों ने कंपाउंडिंग करनी है। मटेरियल अगर कलेक्शन है तो उसको मटेरियल कलेक्शन को लेफ्ट साइड पे रखना है, जो वेट बैलेंस वाला है अगर प्रिपेयर कर रहे हैं दवाइयाँ। वैसे तो आपने गोलियां निकाल के दे दी, इतनी 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 देनी थी दे दी, लेकिन अगर आप लोगों ने मटेरियल की खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई फॉर्मूलाज या कोई भी, उसके लिए आप क्या करेंगे, मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे वेट बैलेंस के, और वेट करेंगे उसको एक्यूरेट रीडिंग पे, बिल्कुल सही। हम वैक्यूम वाले जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं वेइंग बैलेंस के, उसके अंदर कोई हवा की वजह से भी कोई एरर ना आ जाए, ताकि सही सही कंपाउंडिंग हो मेडिसिन की, बिल्कुल सही क्वांटिटी में हम उनको मेडिसिन दे सकें। ठीक है, अब हम लोगों ने जब वेट कर लेना है उसको सही तरीके से, बिल्कुल जितनी एक्यूरेट रीडिंग दी गई है इसके मुताबिक, तो बाद में वो जो वेट की भी आपकी रीडिंग होती है, आपने उसमें से डब्बे में से निकाल, जो आपने दवाई वेट कर ली उसको राइट साइड पे रख देना है, और जब वेट करने के पास जो कंटेनर जहाँ से उठाए थे, जो बड़े कंटेनर जिसमें से हमने वो दवाई ली, उसको उसकी जगह पे रख देना है। अब जो वेट बैलेंस है वो बड़ा ज़रूरी है, उसका कैलिब्रेशन, यानी वो बिल्कुल उसका वो सही हो, गलत रीडिंग ना देता हो। ये ना हो कि आप 2 mg कर रहे हो और वो 250 कर दे या 150 करे, तो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। 190 भी करे तो भी वो सही डोज नहीं दे रहा, तो इसलिए आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको किस तरह से, ओ यानी उसको कैलिब्रेटेड होना चाहिए, उसकी रीडिंग सही है। उसको चला के देखें कहीं वो वेट ज़्यादा कम तो नहीं दे रहा, या माइनस में दे रहा है तो कम है। अगर वैसे आ रहा है तो इसका मतलब इसका वेट बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपको उसको पहले ही फिक्स करना होगा। अब आ जाते हैं हम जी फिनिशिंग की तरफ। फिनिशिंग में अब हम लोगों ने कंपाउंडिंग की है, फिनिशिंग में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, पैकेजिंग आ जाएगी, लेबलिंग आ जाएगी, उसके बाद रीचेक करना है हर चीज़ को दोबारा से, फिर उसको फिल कर देना है जिस कंटेनर में उसमें डालने की ज़रूरत है उस कंटेनर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग, कंपाउंडिंग के बाद आपने जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसको उसके जिस जिस सूट करते हैं ना, जिस दवाई जिसमें वो दवाई सूट करती है उस कंटेनर में हमने उसे रख देने। ठीक है, अब दवाई जो है इस कंटेनर में रखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखो, अब आपने उसका मटेरियल चेक करना है, क्या वो मटेरियल उस दवाई के साथ कंपैटिबल है या नहीं। कहीं वो ये दवाई जो आप यूज़ कर रहे हैं कहीं वो
दवाई जो है जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसके साथ वो स्टेबल है या उसके साथ इंटरेक्ट करके उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके कोई और चीज़ बना दी है। लेकिन कंटेनर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन। अगर आपका कंटेनर ही उसके साथ रिएक्ट करके तो दवाई तो उस फॉर्म में रहेगी नहीं, उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स यानी इलाज वो कैसे करेगी फिर उस लिहाज से जिस लिहाज से उसे दिया जाना चाहिए। उसके लिए अगर सिरप्स हैं उसको ग्लास बॉटल्स में रखेंगे, टैबलेट्स को देखिए ग्लास में भी हो सकती है, प्लास्टिक बॉटल्स में भी हो सकती है, ये अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है ना। अब टैबलेट्स को या तो ग्लास बॉटल में या प्लास्टिक बॉटल में रखेंगे, क्रीम्स को जार में डालते हैं, इसी तरह से ऑइंटमेंट्स को जो होता है क्लैप्सिबल ट्यूब्स में डालते हैं। कि क्लैप्सिबल ट्यूब्स कौन सी होती है, जैसे ट्यूब्स होती हैं अगर हम उसे दबाएं तो आराम से, जिस तरह टूथपेस्ट वगैरह होती हैं या आपकी कोई मरहम की होती हैं, तो वो दबाने से वो प्रेस होकर खुद बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, वो वाली ट्यूब में होनी चाहिए। ओके, लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पता चलता है कि कौन सी दवाई इसमें मौजूद है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, और आपके पेशेंट की डिटेल होती है जो इन पेशेंट होते हैं, ताकि आप वो दवाई सही मरीज को जाकर दे सकें। कंटेनर शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली, जो अप्लाई करना है उसको प्रॉपरली लेबल करना है, नीट होना चाहिए, प्रोफेशनल मैनर में, केयरलेसली गंदा सा उसको नहीं कर देना। उससे आपकी एक तो रेपुटेशन वो होगी, डिस्ट्रॉय होगी, सेकंड उसके बारे में आपको जो इंग्रेडिएंट्स उसकी समझ नहीं आएगी, या फिर मरीज का नाम भी आप गलत गंदा मंदा लिख दिया तो समझ आने में मुश्किल होगी, आप किसी और मरीज को भी डिस्पेंस कर सकते हैं। तो अब इसमें आपके पास जो है वो 7 पॉइंट्स आते हैं कि उसकी टाइप क्या है, दवाई की कितनी स्ट्रेंथ में है वो, यानी उसकी कितनी डोज है इसके अंदर, उसका मिक्सचर है, जैसे कि टाइप की बात की जाए, या इमल्शन है या पाउडर है या सोल्यूशन है, किस फॉर्म में है, ये उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है। ताकि उसी तरह से अगर बंदे ने किसी को डिस्पेंस किया है तो वो हैंडल करे तो उस केयरफुली उसी तरह से हैंडल करे जैसे उसे हैंडल करनी चाहिए। पेशेंट्स बायोडेटा, देखो पेशेंट्स बायोडेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पेशेंट को वो देनी चाहिए। अब डायरेक्शन फॉर द यूज़, किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है वो डायरेक्शंस भी देनी है। स्टोरेज कंडीशन, किस कंडीशन में उसको रखना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे उसे रखना है वरना वो ख़राब हो जाएगी। अब वो किस तरह एहतियात, यानी कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे हैंडल करना है, उस तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है, और ये भी कि किस टाइम पे लेनी है या किस चीज़ के साथ नहीं लेनी। और इस बंदे का नेम, एड्रेस ऑफ द फार्मेसी, आपकी एड्रेस और आपकी फार्मेसी का नेम भी उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। अब रीचेकिंग में अब आपने चेक करना है सारी प्रिपरेशन को कि ये जो मैं इस कंटेनर में डाली है ये दवाई बिल्कुल सही है और ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में इसको डिस्पेंस करने के लिए दवाई, देखिए पहले प्रिपेयर करने के लिए भी इसका एक ऑर्डर होता है ना, उसमें देखना है कि सेम ऑर्डर में थी वो। उसके बाद आपने ये देखना है कि आफ्टर लेबलिंग कंटेनर जो है उसको प्रॉपर अच्छी तरह से पॉलिश होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर आपके गंदे मंदे हाथ लगे हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं और वो गंदी लग रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे जी फिलिंग एंड रिकॉर्डिंग। अब उसको फिल करना है यानी उसको रिकॉर्ड करना है। अब आपने जो आपके अंदर दवाई शवाई है जो कंटेनर में डाली उसमें उसे फिल कर देंगे। वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स अवेलेबल इन द सर, इतनी ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन की वहाँ पे वैरायटी होती है। अब आपने उसके ऊपर ऑर्डर लिख लिया, आपने सेम वही दवाई उस वाले में डालना है जिससे उसे लेबल किया है, ठीक है ना। अब उसमें दवाई पोर करें, फिर आपने उसको अपने रजिस्टर में, ठीक है, और उसके अंदर ये भी देखना है कि सही हो कि उसके बिल्कुल और इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो है बिल्कुल न्यूमेरिक ऑर्डर में, पहले कौन सी डाली है, दूसरी कौन सी डाली है, तीसरे बार में कौन सी डाली है, बिल्कुल सही ऑर्डर में उसको उसके अंदर डालना है। फिर जब आपने डाल देना है उसके बाद आप लोगों ने साफ सुथरे तरीके से उसको अपने रजिस्टर में आपने लिख लेना है अपने पास रिकॉर्ड के लिए, ताकि आपके पास उसकी मेंटेन है कि आपने ये रिकॉर्ड बनाया है और इस तरह से बनाया है। आज के लिए इतना बहुत है, चलिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।